हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत एक, जो कि कक्षा 9वीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 जलवायु। ठीक है, अध्याय 4 जलवायु जो है, इसके आगे के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और इसके आगे का भाग हम पढ़ेंगे। यदि आपने वो नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, और इसके प्रश्नोत्तर देखने के लिए भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय मानसून। इसके पहले हमने मौसम और जलवायु पढ़ लिया था, और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून। तो भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। तो भारत में जो है जलवायु है मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। और ऐतिहासिक काल में मतलब इतिहास के अनुसार पहले के समय में, प्राचीन समय में जो नाविक भारत आए थे, ठीक है, नाविक जो भारत आए थे, उन्होंने भी मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया। तो उन लोगों ने मानसून नाम दिया था, यह जो पवन तंत्र था इसके मौसमी उत्क्रमण को। ठीक है, तो जो नाविक भारत आए थे वह जो हवा की दिशा में अपने नाव या जहाज लेकर आए थे, लेकिन पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण, मतलब पवन तंत्र की दिशा जो पलट जाने के कारण या विपरीत हो जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ था उस समय, जिससे कि भारत पहुंच पाए थे। ठीक है, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। तो मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए ये तथ्य है, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी मतलब अलग अलग प्रक्रिया, अंतर है उनमें। ठीक है, स्थल में ठंडा होगा या गर्म, या जल के ऊपर ठंडा या गर्म है, इसके कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। ठीक है, गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, और यह विषुवतीय वृत्त है। ठीक है, सहे हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो भारतीय मानसून को जो जो चीजें प्रभावित करती है उसके बारे में पहले बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो जेट धाराएं क्या होती है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब यहाँ बताया गया अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो विषुवतीय अक्षांश में जो विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है, वहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो है व्यापारिक पवनें मिलती है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है,
तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। मतलब कहीं पर दाब उच्च होता, कहीं नीचे होता, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कुछ विशेष वर्ष मतलब किसी किसी साल ये होता कि वायु दाब की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। तो जो दाब की अवस्था में परिवर्तन होता है उसे दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 12 डिग्री 30 कला दक्षिण 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। तो इस प्रकार यह मानसून की गणना इस प्रकार की जाती है कि बरसात होगी या नहीं, मानसून कितनी देर से आएगा, या अच्छा होगा या नहीं। तो अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, ठीक है, जो अलग अलग जगहों पर जो दाब होते हैं उसका जो अंतर है वह ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो, ठीक है, एल नीनो का नाम आपने सुना होगा, हम आगे पढ़ेंगे भी सही। ये क्या होता है? दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। ये एक गर्म समुद्री जलधारा है। तो एल नीनो क्या होता है? गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एंसो मतलब एल नीनो का दक्षिणी दोलन। तो यहाँ पे बताया गया कि एल नीनो क्या होता है? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। तो ठंडी जलधारा के स्थान पर, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर, क्योंकि स्थायी नहीं, ठीक है, किसी वर्ष ऐसा हो जाएगा फिर अगले वर्ष वापस ठंडी जलधारा आ जाएगी। तो गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि यह गर्म जलधारा है तो समुद्र के सतह के तापमान को यह बढ़ा देगी तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। अब हम आगे पढ़ेंगे मानसून का आगमन तथा वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन स्पंदमान प्रकृति की होती है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। यह नियमित तो नहीं होती है, लेकिन ये इसमें कुछ विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, आवृत्ति होती है इसमें। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। 2 भागों में बढ़ गया, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छवा देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है। तो इस प्रकार भारत में जो मानसून है, मानसूनी जो बरसात है वह 2 शाखाओं से होती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार मानसून जो है अलग अलग शाखाओं से आता है और अलग अलग क्षेत्र में उसमें पहुंचने का समय अलग होता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। तो सितंबर में मानसून जो है खत्म होने लग जाता, मतलब उसकी वापसी हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग मानसून की वापसी हो जाती, तो देश के शेष भागों में भी मानसून की वापसी धीरे धीरे हो जाती है। दिसंबर तक द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। तो द्वीप जो है, ठीक है, तो द्वीपों में जो वर्षा होती है वह सबसे पहले वर्षा होती है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। तो द्वीपों पर वर्षा का समय यहाँ पर थोड़ा अलग है और देश के शेष भाग पर उस समय शीत ऋतु का प्रभाव हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे ऋतु